हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है व्यवहार आयुर्वेद पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका आयुर्वेदा वाला कोचिंग में स्वागत है। आइए व्यवहार आयुर्वेद का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगत तंत्र हमने पढ़ा दिया है, पूरा ख़त्म हो गया है। उसका एक कंप्लीट टेस्ट लेना है। जल्दी ही वो भी टेस्ट जो है आपका कराया जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि व्यवहार आयुर्वेद और अगत तंत्र ये मिला के दोनों टॉपिक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 50 नंबर का आपका हो गया है। 50 नंबर व्यवहार आयुर्वेद जो पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अब पढ़ाए जाएंगे। पूरा व्यवहार आयुर्वेद शुरू से लास्ट तक पूरा आपके NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा। थोड़ा सा ये समझने में कठिन होता है, पढ़ने में कठिन होता है, अपने से पढ़ के आता नहीं। ठीक है, तो एक बार पूरा लेक्चर ध्यान से सुनिएगा और हर एक चीज़ क्लियर होगा, समझ में आएगा। जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, या आप जो है कमेंट भी कर सकते हो, तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्यवहार आयुर्वेद देखिए, जैसे कि आपका विषय जो है वो है व्यवहार आयुर्वेद और विधि वैद्यक। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे व्यवहार आयुर्वेद क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि विधि वैद्यक क्या होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझनी है। पूरी सब्जेक्ट इसी पे है, कैसे व्यवहार आयुर्वेद में क्या व्यवहार होता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए व्याख्या इसका पूछेगा आपसे, व्यवहार आयुर्वेद क्या है, उसकी निरुक्ति व्युत्पत्ति लिखते हुए व्यवहार के नियम लिखिए, मार्ग लिखिए, उसके व्यवहार के स्थान लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बना के पूछते हैं। तो हम पहले सबसे पहले व्याख्या लिखेंगे कि आखिर व्यवहार आयुर्वेद होता क्या है। ठीक है, तो व्यवहार आयुर्वेद में सबसे पहले एक श्लोक है छोटा सा, व्यवहारे आयुर्वेदा। इसका मतलब होता है व्यवहार में आयुर्वेद का क्या योगदान है। ठीक है, व्यवहार में आयुर्वेद का योगदान। व्यवहारार्थ आयुर्वेदा मतलब व्यवहार के लिए आयुर्वेद। तो ये दो शब्द हैं जिसको आपको समझना है कि व्यवहार में आयुर्वेद क्या होता है, क्या योगदान है, और व्यवहार के लिए आयुर्वेद क्या है। ठीक है, चलिए निरुक्ति देखते हैं इसकी। निरुक्ति में बेटा सबसे पहले किसी की निरुक्ति और व्युत्पत्ति बताते थे। ध्यान ये देना है, हमको सबसे पहले क्या पकड़ना होता है, धातु कि कौन सी धातु है। धातु के पहले जो चीज़ें लगती है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और धातु के बाद जो चीज़ लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो धातु के पहले जो लगा उसे बोलते हैं उपसर्ग, और धातु के बाद जो लगा उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो देखिए आपका जो धातु यहाँ है व्यवहार में वो क्या है, ह्री। ह्री धातु में बी प्लस औ दो आपका उपसर्ग लगा हुआ है। बी और औ उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु में जब घई प्रत्यय लगाते हैं, घई मतलब बेटा ये घई एक प्रत्यय होता है। ठीक, घई प्रत्यय लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, व्यवहार। तो इससे क्या शब्द बनता है, व्यवहार। आइए देखते हैं कि व्यवहार होता क्या है। व्यवहार जो है व्यव प्लस हार दो चीज़ों से मिलके बना होता है। व्यव प्लस हार दो शब्द हैं। व्यव का मतलब होता है बेटा अलग अलग विचार या संकल्पों का बाहुल्य। संकल्पों का बाहुल्य मतलब अलग अलग जो सजेशंस होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, जितनी अलग अलग किसी की थिंकिंग होती है वो सबका जो है विचार, उन सबका बाहुल्य, ये हो गया व्यवहार, व्यव। और हार मतलब होता है हटाना या अलग करना। ठीक, उनमें क्या करना, अलग अलग उनको करना। जितने अलग अलग बहुत सारे विचार हैं उनको क्या करना, हटाना या अलग अलग करना उनको। ठीक, आइए समझते क्या होता है व्यवहार। मानसिक दुविधा या संशय का जो हरण कर एक सुनिश्चित निर्णय पर पहुंचना क्या होता है, व्यवहार। यानी आपके दिमाग में कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ संशय है, उसको क्या करना है, उसको दूर करके उस संशय को, उस कन्फ्यूजन को हटा करके एक सुनिश्चित, एक जो है डेफिनेट बिल्कुल उसका वो खोज लेना सॉल्यूशन, उसी को कहते हैं क्या, और किसी एक निश्चित निर्णय पर आप पहुंच जाएं तो उसी को कहते हैं व्यवहार। ठीक है, तो मानसिक दुविधा और संशय का हरण कर एक सुनिश्चित निर्णय पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, व्यवहार। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आइए देखते हैं कि और क्या होता है।
व्यवहार के स्थान क्या होते हैं और मार्ग क्या होते हैं। वैसे देखा जाए तो व्यवहार के केवल दो प्रधान कारण हैं, ऐसे तो बहुत कारण हैं व्यवहार के, लेकिन दो प्रधान कारण हैं जो हमारे रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड जो हम लोग समझते हैं, जो हम लोग कभी कोई घटना घट जाती है, कोई चीज़ हो जाता है, तो हमें अपने चिकित्सा के समय में, जिस समय हम चिकित्सा कर रहे होते हैं, कोई आ गया जैसे हत्या करके, झगड़ा करके, लड़ाई करके, सर फोड़ के, तो हमको कैसे क्या करना होता है, देखना होता है। हमने मेन चीज़ अपने आयुर्वेद में दो चीज़ें देखते हैं, दो प्रधान कारण होता है। एक हिंसा, किसी तरह से लड़ाई झगड़ा करके आया है, या किसी के देय को ना देना। जैसे आप अपने मित्र से जो है 100 रुपये ले लिए, वापस नहीं लौटाए, तो क्या होगा, झगड़ा होगा कुछ दिन बाद। तो वो सब लड़ाई झगड़े में आपने उठाया कोई चीज़, बॉटल उसके सर पे मार दिया, सर फट गया, वो आपके पास आ गया चिकित्सक के पास। तो आपका वहाँ क्या व्यवहार होता है, क्या देखते हो, ये सब सारी चीज़ें ही इंक्लूड करके इसीलिए व्यवहार आयुर्वेद पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि इसकी विधि वैद्यक, जैसे एक टर्म आप पढ़े थे ऊपर कि विधि वैद्यक क्या होता है ना, ये तो मतलब इसमें व्यवहार कैसा रहा और उसके प्रति कानून क्या होगा। तो आप सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हो, बुलाते हो कि ये जो है झगड़े लड़ाई का केस है, ऐसे डायरेक्ट नहीं ट्रीटमेंट होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हमको इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। हमें अपने कर्तव्य पता होने चाहिए एक चिकित्सक को, हमें अपना व्यवहार पता होना चाहिए, ठीक है, और कानून क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी करके आया है और उसकी आप चिकित्सा कर दो सीधे, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान देनी होती हैं, इसीलिए हमको ये पढ़ना भी पड़ता है। चलिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताना ज़रूरी था। अब आप देखिए कि व्यवहार के स्थान और मार्ग क्या होते हैं। पर वैसे देखा जाए तो व्यवहार के जो है विवाद के दो प्रधान कारण होते हैं। दो प्रधान कारण, एक हिंसा और दूसरा किसी के देह को ना देना। और ये जो विवाद होते हैं, हिंसा या देह को ना देना, इसके टोटल 18 मार्ग हैं, मतलब 18 जो है पाथ हैं। पाथ मतलब बेटा रास्ते। ऐसे 18 रास्ते हैं आपके पास झगड़े लड़ाई के, जो आपको हिंसा और इससे रिलेटेड होते हैं, किसी के देह को ना देना, ठीक। 18 रास्ते बनते हैं। ये आपके बुक में अयोध्या प्रसाद अचल में भी लिखा होगा और उसमें शरद पोर्टे में भी लिखा होगा, ठीक है। उसको आप पढ़िएगा। झगड़ा लड़ाई के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि किसी को छेड़ना, किसी के धन को हड़प लेना, ठीक है, किसी की यहाँ चोरी कर लेना। तो ये सब सारी चीज़ें ऐसे इसी तरह से 18 चीज़ें लिखी हुई हैं जो हिंसा में कन्वर्ट हो जाती हैं आगे चल के। चलिए देखते हैं वैसे व्यवहार के क्या नियम होते हैं, हमको ये पढ़ना है। व्यवहार के 3 नियम होते हैं। एक होता है धार्मिक नियम, एक होता है नैतिक नियम, और एक होता है बेटा राजनीतिक नियम। धार्मिक नियम जो होते हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखे होते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखे होते हैं, जैसे वेद में क्या लिखा है, हमारे कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, बाइबल क्या कहती है। तो सबके अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने ग्रंथों में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, और हम आप उसको फॉलो भी करते हैं। बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। फिर एक होता है बेटा नैतिक नियम। नैतिक नियम होता है ना, जैसे आपको कहते हैं कि आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बताना ज़रूरी है, सही क्या है गलत क्या है आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति है, सड़क पार कर रहा है और बहुत सारी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, वो वृद्ध व्यक्ति सड़क नहीं पार कर सकता है। तो ऐसा थोड़ी कहीं लिखा है कि आप ये काम करवाइए, आपकी नहीं, आपको खुद अपने से एहसास होना चाहिए कि ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं थोड़ा सा किसी की हेल्प करूँ। तो ऐसी चीज़ें तो नैतिक नियम होते हैं, जो मानवकृत, जो मानव खुद से अपने हिसाब से उसे बनाया है। जैसे मनुस्मृति में हमारे यहाँ लिखी हुई है, याज्ञवल्क्य में स्मृति में, शुक्र नीति में कुछ नीतियाँ लिखी हुई हैं, बनाई हुई हैं कि इसको हमें ऐसे करनी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर उस वृद्ध को सड़क पार कराते हो तो एक आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी, अपने जो है एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण पेश करते हो, है ना। तो ये होता है कि एक नैतिक नियम, ठीक है। एक होता है बेटा राजनीतिक नियम। राजनीतिक नियम वो नियम होते हैं जैसे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं, फॉलो करना होता है उसको। जैसे कह दिया कि आपको बिना हेलमेट लगाए नहीं निकलना है, या आपको जो है कोई किसी ने कोई कत्ल कर दिया तो उसके लिए ये धारा है, ये सज़ा है। तो जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, ठीक है, भारतीय दंड संहिताओं में, उस हिसाब से आपको उसका पालन करना एक वो नियम होता है, राजनीतिक नियम, ठीक है। उसमें भी देखो वही लिखा है, राज्य तथा शासक के संचालन जो होते हैं, राजतंत्र की स्थापना के बाद राजाओं द्वारा निर्माण होता है या गवर्नमेंट द्वारा निर्माण होता है। तो
इसमें भी दो होते हैं बेटा, एक होता है भारतीय दीवानी प्रक्रिया, एक होती है भारतीय दंड समिति प्रक्रिया। यानी भारतीय दीवानी प्रक्रिया में क्या होता है कि आपका मुकदमा चलता रहता है लंबे समय तक, ठीक है। और भारतीय दंड प्रक्रिया क्या होती है, जब इसमें ये सिद्ध हो जाता है कि दोषी कौन है और क्या कारण है, ठीक है, दोष उसका पता चल जाता है और दोषी का पता चल जाता है, तो इसमें उसको दंड जिस प्रक्रिया के थ्रू दिया जाता है उसको कहते हैं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं व्यवहार शास्त्र की परिभाषा। पहली चीज़ तो ये ध्यान में रख लो कि ये जो व्यवहार शास्त्र की परिभाषा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है व्यवहार आयुर्वेद की, व्यवहार शास्त्र की है, व्यवहार आयुर्वेद की नहीं है, व्यवहार शास्त्र की परिभाषा है। जब भी आपसे पूछे कि व्यवहार शास्त्र की परिभाषा क्या है तो आपको ये परिभाषा लिखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्दों को इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखा क्या है कि वह शास्त्र जिसमें, ध्यान से समझना है, वह शास्त्र जिसमें प्राणी के व्यक्तिगत, मतलब प्राणी मतलब जैसे हम आप हैं, जो भी मानव जीवन है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनका अपना व्यक्तिगत और जो उनका सामाजिक, ठीक है, सोशल आचरण है, ठीक है, हमारा आपका जो व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण होता है, कुछ और आचरण संबंधी जो विधि होते हैं या उसके निषेध, विधि मतलब नियम कानून जो, या कौन सा चीज़ें नहीं करनी है उसके निषेध के नियमों की, कर्तव्य और अकर्तव्यता की, क्या बेटा यहाँ लिखा है कर्तव्य और अकर्तव्य की, तथा उनके उल्लंघन की, अगर कोई कर्तव्य है तो ठीक है, और अगर कोई अकर्तव्य है या निषेध है चीज़ें और आपने उसको किया, जो चीज़ें निषेध है आपने इसका मतलब उसका उल्लंघन किया, उसके उल्लंघन की स्थिति में किए जाने वाले प्रायश्चित, मान लीजिए आप कोई गलत काम कर दिए, उल्लंघन कर दिए, तो या तो आप प्रायश्चित करोगे, आप माफ़ी मांगोगे, क्षमा मांगोगे तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, हो सकता है अगर आपका अपराध छोटा मोटा है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और आप क्षमा के प्रार्थी नहीं है, प्रायश्चित किए जाने के भी योग्य नहीं है कि प्रायश्चित करके आपका वो जो है पाप कम किया जाए, तो आपको कोई दंड मिलेगा, ठीक, दंड। तो प्रायश्चित या दंड की जो मीमांसा की जाती है, जो उसमें बनाया गया है नियम कानून, जो उसकी मीमांसा की जाती है, वही क्या होता है बेटा, व्यवहार शास्त्र, ठीक। आइए देखते हैं आयुर्वेद क्या होता है। अभी ये पढ़ रहे थे ना व्यवहार शास्त्र में आयुर्वेद, तो आयुर्वेद क्या होता है, एक होता है आयु और एक वेद। देखिए ये चीज़ फर्स्ट ईयर की है, आयुर्वेद क्या है, ठीक है, पूरे आयुर्वेद के बारे में आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में ही चरक संहिता सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिए हैं। देखिए आयु प्लस वेद दो चीज़ों से मिलकर बना होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या होता है, आयु क्या होता है, आयु होता है जीवन अवधि, आयु क्या होता है, जीवन अवधि। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधार जीवितम, ये श्लोक होता है बेटा, चरक संहिता का फर्स्ट चैप्टर का श्लोक है ये, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधार जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। यानी शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा इन सबके संयोग से जो धारण करता है जीवन, वही क्या है, आयु, ठीक है, और इसके नित्य अनुबंध ये सब क्या हैं, पर्याय हैं, ठीक, आयु के। चलिए आयु के भेद देखते हैं। तो आयु कितने प्रकार का होता है, तो एक सुख हित आयु होता है, एक अहित आयु होता है, एक सुख आयु होता है, एक दुख आयु होता है। तो हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। ये श्लोक आपको बहुत अच्छे से रटे होंगे दोनों, और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है दोनों, ठीक है, तो इस पर इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आयु क्या है, आयुर्वेद क्या है, और आयुर्वेद आयु के भेद कितने होते हैं, तो आयु के ये 4 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए वेद क्या है, वेद होता है बेटा, एक होती धातु विद, इस विद धातु से निष्पन्न होता है क्या, वेद। इसका मतलब क्या होता है, विद का मतलब जानना, ज्ञान प्राप्त करना, ऐसे शास्त्र जिनसे हम क्या कुछ जानते हैं, सीखते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं वेद। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है आयु की शास्त्रीय या वैज्ञानिक विवेचना। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो आयु है उसकी शास्त्रीय, यानी जो हमारे बुक में लिखी हुई है, जो हमारे संहिताओं में लिखी हुई है उसको, या जो साइंटिफिक जो चर्चा हम करते हैं आपस में, विवेचना करते हैं उसकी, तो यही होता है आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। चलिए आयुर्वेद शब्द की व्याख्या, आयुर्विद्यते ज्ञायते अनेन इति आयुर्वेदा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आपको रट के जाना है, और आयुर्वेद शब्द की जब व्याख्या करेंगे तो आप इसको जरूर लिख के आएंगे।
आयुर्विद्यते ज्ञायते अनेन इति आयुर्वेदा। ठीक है, रेगुलर क्लासेस जो चलती हैं उसमें हम आपको बताए हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना होता है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है और कैसे आपको कॉपी में लिखना होता है। आपको वो रूल फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है? आयु कामाय माने धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेया परमादरा। ये आपने भी फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय जो है, अष्टांग हृदय का जो पहला चैप्टर है ना, उसमें आप ये श्लोक पढ़े होंगे। तो आयुर्वेद का ये प्रयोजन आचार्य जो है भागवत जी बताते हैं कि आयु कामायम आनेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदरा। तो ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बिना जो है किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो आपको ये भी श्लोक बिल्कुल याद करना है। ठीक है, आयुर्वेद का परम प्रयोजन क्या है? देखिए, एक ये तो प्रयोजन था, परम प्रयोजन किसने बताया? तो ये लिखे हैं कि आयु तथा स्वस्थ शरीर यानी धर्म अर्थ सुख प्राप्ति का साधन कौन है? आयु। जैसे आपकी आयु जब रहेगी पूरी ना, कंप्लीट आयु, अगर आप शतायु, जैसे पहले के युग में 100 वर्ष जीना माना जाता था, शतायु, जब आप 100 वर्ष जियोगे तभी आप धर्म अर्थ और सुख की प्राप्ति कर पाओगे। अगर किसी की आयु जो है 40-50 के अंदर ख़त्म हो गया वो व्यक्ति, तो कैसे ये सारी चीज़ें वो अर्जित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें अर्जित करने के लिए धर्म अर्थ सुख, ये सब प्राप्ति का साधन आयु ही है। ये धर्म अर्थ सुख को क्या बोलते हैं बेटा? त्रिवर्ग या पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं। जब धर्म अर्थ और सुख मोक्ष एक होता है, जब वो भी ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं जो है पुरुषार्थ चतुष्टय। तो ये मोक्ष अलग से ऐड हो जाता है तो। ठीक है, चलिए, तो वैसे देखा जाए त्रिवर्ग की जो प्राप्ति का साधन आयु ही है। ठीक है, ये होता है आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष क्या होता है? परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ मतलब इसके बाद फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो इसके बाद कुछ भी प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं बचती। चलिए, आरोग्य ही सच्चा सुख है, यानी अगर आप किसी भी रोग से ग्रसित नहीं हो तो यही सच्चा सुख है। देखिए, थोड़ा पैसा कम कमाओ, थोड़ा कम अच्छा खाओ, लेकिन कम अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन आप क्या हो? आरोग्य हो, यानी आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो यही सच्चा सुख है। ठीक, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम योचा, यानी सुख संज्ञा किसे कहा गया? जो आप आरोग्य हो तो सुख की संज्ञा है। अगर आपके अंदर विकार है और आप बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप दुख जो है दुखी हैं, इसका मतलब आप सुखी नहीं। ठीक है, चलिए, सदाचार क्या होता है? यही आरोग्य की कुंजी होती है। सदाचार आरोग्य की कुंजी होती है। सद्वृत्त, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सद्वृत्त 8वें चैप्टर में कि सद्वृत्त क्या होता है, सद्वृत्त का पालन कैसे करना चाहिए, तो उनके नियमों का परिपालन करना है सदाचार की, यही आरोग्य की कुंजी है। अगर आप पूरे सद्वृत्त का पालन करते हो तो आप कभी भी जीवन में विकार आपके शरीर में उत्पन्न नहीं हो सकता, आपको कोई रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें, अभी तक ऐसा कुछ नहीं इसमें था इधर आयुर्वेद के जहाँ से स्टार्ट हमने किया था, तो ये सब जो है फर्स्ट ईयर की चीज़ें थी। अब यहाँ से आपको और समझने की ज़रूरत है। क्या ये आप जो है उसमें अपने पढ़ोगे, क्या नाम है, स्वस्थ वृत्त में भी। ठीक, वहाँ एक जनपदोपध्वंस नामक एक चैप्टर मिलेगा आपको, उसमें भी आप इसको पढ़ोगे। तो रोग का मूल कारण क्या होता है? अधर्म। अधर्म मतलब पाप। ठीक है, रोग का मूल कारण है अधर्म या पाप। अधर्म या पाप मतलब क्या होता है? जब आप अपने धर्म से हट जाते हो। धर्म मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नहीं, जो आपका काम है। जैसे आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, आप एक स्टूडेंट हो, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, दत्तोन्मंजन करना है, पूरे क्या नाम है, सद्वृत्त और स्वस्थवृत्त का पालन करना है ना, कैसे आपको स्वाध्याय करना है, पढ़ना है। ठीक, अगर आप इसका उल्लंघन करते हो, इसका मतलब आप अधर्म का काम कर रहे हो, आप पाप का काम कर रहे हो। ठीक है, आपको उठना है जो है सुबह 4:30 बजे, आप उठ रहे हो 10 बजे, आप 12 बजे उठ रहे हो, तो आप जो है ज़रूर आप बीमारी से ग्रस्त हो गए। वही लिखा है कि रोग का मूल कारण है अधर्म या पाप। पाप कैसे? 3 तरीके के पाप होते हैं। एक होता है कायिक, मतलब अपने शरीर से आप जो पाप कर रहे हो। एक होता है वाचिक, आपने बोल के किसी को दुखित कर दिया, किसी को जो है पीड़ा पहुंचाई या कुछ उल्टे सीधे गंदी गालियाँ दी, तो ये सब वाचिक पाप है। और एक होता है मानसिक,
जो आपके दिमाग में चलता रहता है ना, खुराफात जिसको कहते हैं वो होता है बेटा मानसिक। तो आप जो है कायिक, वाचिक या मानसिक तीनों तरह से अगर किसी भी प्रकार का आप पाप करते हो तो आपके अंदर रोग उत्पन्न होने की प्रबल जो है योग बनते हैं, है ना। आइए देखते हैं रोग होता क्या है। ये भी देखो सब फर्स्ट ईयर का है, आप पढ़ के आए हो। रोग पाप की एक संज्ञा है। पाप की क्या है? एक संज्ञा है। वृद्ध बागभट्ट जी बताते हैं कि 3 प्रधान कारण होते हैं। आसात्म इंद्रियार्थ संयोग, आचार्य चरक जी भी यही बताए हैं। प्रज्ञा अपराध, ठीक है, और काल परिणाम। क्या होता है कि ये उपरोक्त तीनों में प्रत्येक कारण का अतियोग अगर हो जाए, अतियोग मतलब ज़्यादा होता है, हो जाए, आसात्म इंद्रियार्थ संयोग या प्रज्ञा अपराध या काल परिणाम, या उसका आयोग हो जाए मतलब कम उसका सेवन हुआ, या मिथ्या योग गलत सेवन कर लिया इन तीनों का, तो क्या हो जाएगा? शरीर, मन तथा वाणी द्वारा किए गए सभी प्रकार के अहित कर्म जो आप करते हैं इसके द्वारा भी, चाहे वो शरीर है, मन है, वही कायिक, मानसिक और वाचिक, वाणी मतलब वाचिक द्वारा किए गए जो सभी प्रकार के अहित कर्म आपने किए हैं उन सब से क्या होता है? रोग की उत्पत्ति भी होती है। तो ये रोग उत्पत्ति के 3 कारण, और उनमें भी ये 3 कारण, इन सब में भी अतियोग, ठीक, क्या क्या है, सॉरी, ये अतियोग, आयोग, मिथ्यायोग, ठीक, इसमें भी अतियोग, आयोग, मिथ्यायोग, इसमें भी काल परिणाम में भी अतियोग, आयोग, मिथ्यायोग। तो इन सब के 3 कारण ये भी होते हैं, ठीक। बाकी ये तो पीछे भी पढ़ लिए थे आप। तो ये सब बीमारी के जो क्या होते हैं बेटा? कारण होते हैं, है ना। चलिए ओके, चलो आओ आगे देखते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर? अतः व्यवहार आयुर्वेद की वह शाखा है जिसमें जहाँ एक और लोक व्यवहार के परिपालन, नियम, नियंत्रण में तथा व्यवहार के संबंध में शंका उठने, विवाद उत्पन्न होने की हालत में सत्य असत्य के विवेक में क्या करना है? आयुर्वेद के ज्ञान सिद्धांतों के योगदान की मीमांसा की जाती है। वही क्या होता है? व्यवहार आयुर्वेद, ठीक है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है? आयुर्वेद के पेशों में लगे लोगों जैसे चिकित्सक हैं, परिचारक हैं, औषध विक्रेता हैं कि अपनी और पारस्परिक पेशेगत नैतिकता तथा उनके वैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डाला जाता है, ठीक है। यही होता है क्या? हमारा व्यवहार आयुर्वेद, यानी सबका अपना अपना एक कर्तव्य है, अपना अपना एक नियम है। चिकित्सक का एक नियम है, रूल रेगुलेशन है चिकित्सक के लिए, परिचारक के लिए अपना एक रूल रेगुलेशन है, और औषध विक्रेता के लिए भी अपना एक रूल रेगुलेशन है। और इन सबको जो है व्यवहार आयुर्वेद के थ्रू इसको आपको मानना पड़ता है, समझना पड़ता है, सबको चलना पड़ता है। नहीं तो अगर आप इस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो आप एक दंडनीय अपराध कर रहे हो, ठीक है। चलो अब हम आपको बताते हैं कि विधि वैद्य क्या होता है। अभी तक आपने नहीं देखा था, अब आप देखिए विधि वैद्य। अब तक हमने आपको व्यवहार आयुर्वेद पढ़ाया, अब आप देखिए विधि वैद्य। 2 शब्द से मिलकर बना होता है विधि वैद्य। एक होता है विधि, दूसरा होता है वैद्य, ठीक है। तो विधि मतलब होता है विधि विधान, नियम कानून जो भी होते हैं, रूल रेगुलेशन, वो होते हैं विधि। और वैद्यक मतलब होता है आयुर्वेद का बोधक। वैद्यक मतलब जानकार, ज्ञानी, ठीक है। जो भी आयुर्वेद के बोधक हैं, ज्ञानी हैं, जानकार हैं वो। तो ये क्या कहता है विधि वैद्य? शास्त्र या ज्ञान की वह शाखा है विधि वैद्य जिसमें विधि में वैद्यक के और वैद्यक में विधि के महत्व या योगदान की चर्चा की जाती है, वही है विधि। यानी विधि में वैद्यक का और वैद्यक में विधि की जो महत्व हैं या उनके योगदान हैं, उनकी जो चर्चा की जाती है, वही होता है बेटा विधि वैद्यक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, मॉडर्न में इसको बोलते हैं मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको बोलते हैं फोरेंसिक मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और फोरेंसिक मेडिसिन में इसको समझेंगे कि मेडिकल, इसको 2 शब्दों में जो है तोड़ के बनाया जाता है, एक मेडिकल, एक ज्यूरिस्प्रूडेंस। होता क्या है? ज्यूरिस मतलब होता है विधि या कानून, आपको पता है ना, जुडिशरी, ज्यूरिस तो विधि या कानून। प्रूडेंस मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, ठीक। तो चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा जिसमें जो है क्या है?
चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा जिसका संबंध चिकित्सा कर्म और चिकित्सा व्यवसाय के वैज्ञानिक पक्ष से है, उसे क्या कहते हैं? 3 चीज़ें हैं। एक है चिकित्सीय रोग से संबंधित। देखिए जो चिकित्सक और रोगी का संबंध क्या होता है, ठीक है? यानी चिकित्सक जो है, जो डॉक्टर है और जो उसका जो पेशेंट है, उसके बीच में एक संबंध बन जाता है जब उसे ट्रीटमेंट कराने आता है, ठीक है? वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। वो अपने डॉक्टर के बारे में जानता है कि ये हमारा जो है डॉक्टर है और हमने इसको क्या क्या बताया है, क्या क्या हमारी चिकित्सा चल रही है, ठीक है? और ये चिकित्सक भी अपने रोगी के बारे में सारी बातें उसकी हेतु निदान जो भी है, इसका कारण क्या है, इसकी बीमारी का, इसका जो है डायग्नोसिस उसने कैसे बनाया है, ठीक है? इसकी बीमारी का रूट कॉज क्या है, सारी चीज़ें उसके बारे में वो जानता है। तो उसके बीच में आपस में एक संबंध बन जाता है, ठीक है? चिकित्सक का एक संबंध होता है। जैसे कोई छोटा डॉक्टर है, कोई बड़ा डॉक्टर है, मान लो कोई चीज़ किसी को नहीं समझ में आती है, तो वो एक दूसरे डॉक्टर से संपर्क करके वो पूछ लेता है कि सर जो है ऐसी-ऐसी बात है और हमारे पास एक पेशेंट आया है ऐसा। तो उनके बीच में भी आपस में कुछ संबंध होते हैं। दूसरा होता है बेटा कि चिकित्सक और सहायक का संबंध, ठीक है? जो चिकित्सक होता है और जो शासन, चिकित्सक और ये शासन लिखा है, क्या लिखा है? शासन, ठीक है? शासन मतलब जो गवर्नमेंट होती है, तो इनके भी आपस में एक संबंध होता है कि जो भी टैक्स वैक्स भरना है और रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट का, उसको इनको फॉलो करना है डॉक्टर साहब को, तो वो सारी चीज़ें। तो ये 3 तरीके से रूल रेगुलेशन जो इनके ऊपर फिट बैठता है, वो चिकित्सक रोगी का संबंध, चिकित्सक का संबंध और चिकित्सक शासक का संबंध, ठीक है? आगे देखेंगे फोरेंसिक मेडिसिन क्या होती है। फोरेंसिक मेडिसिन एक लैटिन वर्ड है, बिल्कुल पूछेगा फोरेंसिक मेडिसिन क्या होती है तो आपको बताना है कि एक लैटिन वर्ड होता है फोरेंसिस, जिसका मतलब होता है ऑफ ए फोरम। क्या होता है? ऑफ ए फोरम, अर्थात विधि परिसर से संबंधित होता है, ठीक है? विधि के प्रशासन में चिकित्सीय ज्ञान का उपयोग, विधि के प्रशासन में जो चिकित्सीय ज्ञान का उपयोग होता है वही होता है फोरेंसिक मेडिसिन, ठीक है? जो नियम के प्रशासन है में चिकित्सीय ज्ञान का जो उपयोग है वही है फोरेंसिक मेडिसिन। यही आपको लिख के आना है फोरेंसिक मेडिसिन, ठीक है? भारत में आयुर्वेद का जो उद्गृत हुआ है और उसका जो विकास है वो कौटिल्य द्वारा और उनके अर्थशास्त्र में सुव्यवस्थित वर्णन मिलता है इसका, ठीक? भारत में जो व्यवहार आयुर्वेद का उद्गृत हुआ है, उद्भव हुआ है, उसके बारे में और उसका विकास कौटिल्य द्वारा जो उनके अर्थशास्त्र में सुव्यवस्थित वर्णन इसका मिलता है, ठीक है? व्यवहार आयुर्वेद का क्षेत्र क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र के अतिरिक्त जो दंड प्रक्रिया, चिकित्सा शास्त्र तो एक है ही, दंड प्रक्रिया संहिता भी होती है। भारतीय दंड संहिता, ठीक? भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब जहाँ पर जो भी दिखाया जाता है ना, क्या कहते हैं, प्रूफ वगैरह, तो उसके अधिनियम कि उन क्या लिखा हुआ है, उन अपराधिक मतलब आपराधिक, इसको आप सही से पढ़िएगा। सुनिए, ये गलत थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया गया है, उच्चारण इसीलिए नहीं, ये आपराधिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? आपराधिक, जो भी आपराधिक मामले होते हैं ना वो, तो ये आपराधिक लिखा हुआ है। जो भी आपराधिक धाराओं का ज्ञान है जिनके संबंध में उसे न्यायालय में साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है। नहीं समझे? मतलब जो भी किसी चीज़ के लिए, जैसे आपने कोई किसी ऐसे क्या नाम है, पेशेंट का आपने चिकित्सा किया है जो मारपीट करके आया है या कोई कांड करके आया है, ठीक है? और आपको बाद में कहीं पर मान लीजिए उसका कोई केस चल रहा होगा, तो आपको हो सकता है कभी साक्ष्य के लिए बुलाया जाए। आप एक डॉक्टर हो के आप उसके पास जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किस कंडीशन में आया था, इसकी जो चोट थी वो जो है मारपीट वाली थी या एक्सीडेंटल थी, ऐसे ही कहीं लग गया, तो पता चल जाता है ना कि जानबूझ के मारा गया है या जो है एक्सीडेंटल केस, तो वो आपसे पूछा जाएगा। तो वहाँ पर आपको साक्ष्य के लिए बुलाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो क्षेत्र है, ठीक? और क्या होता है, जैसे क्षति मतलब किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना, आघात, हिंसा, ठीक? हिंसा, हत्या या भ्रूण हत्या, गर्भपात, यौन अपराध, बलात्कार, विषाक्तता, संदिग्ध अवस्था में मृत्यु या मंद उन्मत्तता आदि, ठीक? तो ये सब सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको जो है पेश होना पड़ सकता है अगर किसी ने ऐसा कोई काम किया है या कराया है
या आपने अगर कोई भ्रूण हत्या किया है, आप जैसे किसी ने करवाया कि आप लिंग की जांच कराई और उसने कहा कि डॉक्टर साहब एबॉर्शन करवा दीजिए, गर्ल्स है पेट में जो है लड़की है तो उसका क्या कर दो, एबॉर्शन कर दो, और आपने पैसे के लालच में कर दिया, तो आप दोनों दोषी हो। तो आपके लिए एक क्षेत्र है आयुर्वेद, आप जो है उसमें जाओगे उसके अंतर्गत। ठीक, मान लीजिए वो कह दिया कि नहीं मैंने नहीं कराया था, डॉक्टर साहब ने खुद किया, या आपने कह दिया कि नहीं इसने जो है ज़बरदस्ती कुछ बहाने बना के कराया, या आप कुछ बहाना बना दो कि जो है पेट में जो गर्भ पल रहा था वो जो है डिफेक्टेड था। तो कुछ भी अगर आप बताते हो उस हिसाब से आपको पेश होना होगा, आप वहाँ जाके सफाई दीजिए, और साबित अगर नहीं कर पाए आप तो आपको जो है जेल होगा इन सब चीज़ मामलों में। ठीक है, तो ये एक क्षेत्र होता है ये व्यवहार आयुर्वेद का, इसके अंतर्गत आपको रहना होता है। चलिए, व्यवहार आयुर्वेद की उपयोगिता क्या होती है? तो व्यवहार आयुर्वेद में चिकित्सक साक्षी की भूमिका, उसके दायित्व एवं कर्तव्यों तथा न्यायालय की प्रक्रिया पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। मतलब जो व्यवहार आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है हमारी चिकित्सकों की, तो व्यवहार आयुर्वेद जो भी चिकित्सक साक्षी की भूमिका में होते हैं, साक्षी मतलब जैसे हमने देखा है कोई चीज़, हमने साक्षी मतलब साक्षात हमने दर्शन किया है, कोई चीज़ हम देखे हैं, जाने हैं, सुने हैं किसी पेशेंट के बारे में, अगर उसका कोई केस चलता है तो हम वहाँ साक्षी की भूमिका में जाते हैं। उसका दायित्व क्या है और कर्तव्य क्या है, मतलब हमें जाके वहाँ सही सही बातें बतानी होती है, हमारी दायित्व और कर्तव्य क्या है। ठीक है, तथा न्यायालय की प्रक्रिया पर उसका आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। और न्यायालय अगर अपनी प्रक्रिया करता है और आपसे कुछ पूछता है कि आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या ये सही है या गलत है, तो आप उस पर अपनी जानकारी दीजिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं उपयोगिता। और क्या होता है, समुचित ज्ञान होने पर चिकित्सक साक्षी न्यायालय में मर्यादित ढंग से सावधानी एवं समर्थतापूर्वक उक्त कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है। यानी जब आपको पूरी चीज़ें की जानकारी होगी, आप एक चिकित्सक के रूप में, तो आप न्यायालय में खड़े होकर और मर्यादित ढंग से सावधानीपूर्वक एक-एक चीज़ को आप जो है एक्सप्लेन करोगे कि ऐसे-ऐसे इस कंडीशन में था, इस केस में ऐसे-ऐसे ये चीज़ें निकल के आई हैं। ठीक है? तो उस आधार पर न्यायालय जो है अपना एक जो है क्या सुनाएगा? अपना एक फैसला सुनाएगा, जिसमें उसको ये साबित करेगा कि ये दोषी है या नहीं है। ठीक है? आपके बयान पर। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका बयान, इसलिए किसी भी डॉक्टर को सोच समझ के जो है कोई भी केस हाथ में लेना होता है, या जो भी केस आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि आपको कौन सा केस अपने हाथ में लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, और कौन सा कानून है कौन सा नहीं है, आपको रूल रेगुलेशन सब पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उस केस में हाथ डालिए। ठीक है, और संपूर्ण नॉलेज भी होना चाहिए उसके बारे में, ताकि आप कभी किसी दिन फंसें तो आप उससे निकल सके बाहर। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ये पहला लेक्चर आज आपका कंप्लीट हुआ व्यवहार आयुर्वेद का। इसी तरह से जो है हम एक एक लेक्चर करके कंप्लीट आयुर्वेद का जो ये है आपका व्यवहार आयुर्वेद कंप्लीट कर देंगे, और बहुत अच्छे से समझाएंगे, कोशिश करेंगे इसका अगला लेक्चर जो है जल्द ही हम अपलोड करें। ओके, थैंक यू सो मच। और